हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल का अध्याय 3 जिसका नाम है अपवाह, यानी कि नदियों का जो अपवाह तंत्र बनता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अगर मैं भारत के हिसाब से देखूं तो भारत में जो प्रमुखतः जो नदियां हैं, एक तो हिमालयी क्षेत्र की जो नदियां हैं और एक प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं। तो यानी कि इस अध्याय के अंदर अपने हिमालयी क्षेत्र की जो नदियां हैं और जो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे बच्चों पहले अगर मैं बात करूं कुछ एक, जैसे कि ये हमारे पास दो अलग अलग जल धाराएं हैं और इन जल धाराओं को जो बीच की पहाड़ी या एक ऊंचा क्षेत्र जब अलग करता है तो उस क्षेत्र को कहा जाता है जल विभाजक। और ये जो क्षेत्र बनाती हैं धाराएं, इसे एक जो पूरा विक्षेप जो होता है वह उत्पन्न होता है। जैसे कि अपने यहाँ बात करते हैं कि ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों, जैसे कि ये देख सकते हो अपवाह द्रोणी यानी कि दो नदियां जिनके अंदर जल प्रवाहित हो रहा है उन्हें कहते हैं अपने अपवाह द्रोणी। और कोई भी एक ऊंचा क्षेत्र या ऊंची भूमि यानी कि वह कोई भी ऊंचा पठार हो सकता है, कोई भी ऊंची पहाड़ी हो सकती है, कोई भी ऊंचा पर्वत हो सकता है, जब वह इन दोनों द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है तो इस प्रकार की विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किस नदी का है तो वो है अमेजन नदी। और बच्चों जो अमेजन नदी जो है यह दक्षिण अमेरिका की या अपने पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और जो अमेजन नदी है यह बहती है दक्षिण अमेरिका के अंदर से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो वो कौन सी हुई, अमेजन नदी। और जो इन दोनों द्रोणियों को अलग करता है उसे क्या कहते हैं, अपने जल विभाजक। देखो नाम से स्पष्ट है बच्चों, जल विभाजक यानी जो जल का बंटवारा कर रहा है। आगे देखो, अब मैं बात करता हूं भारत में अपवाह तंत्र। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, भारत में अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियों से मतलब है बच्चों कि वे नदियां जो हिमालय की पहाड़ियों से निकलती हैं उन नदियों को कहते हैं हिमालय की नदियां। और प्रायद्वीपीय नदियों का मतलब है वे नदियां बच्चों जो दक्षिण पठार जो है, दक्षिण भारत का जो पठारी जो क्षेत्र है वहां से जो नदियां निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, अपने प्रायद्वीपीय नदियां। तो पहले हम पढ़ेंगे हिमालय की नदियों के बारे में। तो यहां देखिए, जैसे आपको ये दिखा रखा है बच्चों गोर्ज। गोर्ज का मतलब होता है बच्चों एक संकड़ा रास्ता, यानी कि दो पहाड़ी क्षेत्र के बीच में रास्ते को काटते हुए जब कोई नदी निकलती है या एक खाली भूमि जो है उस भूमि को कहा जाता है गोर्ज। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ आसपास में दो बड़ी पहाड़ियां हैं और बीच में से पानी बह रहा है, तो इस स्थान को मैंने क्या नाम दे दिया, गोर्ज। तो हिमालय की अधिकतर नदियां 12मासी नदियां होती है बच्चों। 12मासी का मतलब होता है कि साल के 12 महीने उनके अंदर पानी बहता रहता है, यानी कि कभी भी वो सूखती नहीं है। और इसका कारण होता है बच्चों क्योंकि ये जो नदियां हैं या हिमालय से निकलती हैं, हिमालय के जो पर्वत हैं वो काफी ऊंचे हैं और वहां ऊंचाई पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और वो लगातार पिघलती रहती है और वहां से नदियां लगातार बहती रहती है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होती है। और इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गोर्ज का निर्माण किया है। क्योंकि देखो बच्चों आपको पता है चारों तरफ पर्वत ही पर्वत है, तो जब उन पर्वतों को काटते हुए जब नदी निकलती है तो उस रास्ते को क्या कहा जाता है, गोर्ज कहा जाता है। अब मैं बात करूं कि हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है और प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। इसका मतलब है बच्चों, जैसे कि अगर अपने बात करें ये भारत है तो भारत के अंदर हिमालयी क्षेत्र कुछ ये है, ये जो क्षेत्र है बच्चों ये हिमालयी क्षेत्र है और जो समुद्र है वो कुछ इस जगह लगता है। प्रायद्वीपीय नदियां यहां से निकलती हैं, यानी कि आप देख सकते हो हिमालय क्षेत्र की जो नदियां हैं उन्हें एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं उनके बहुत ही नजदीक समुद्र लगता है, यानी कि इनकी लंबाई कम होती है प्रायद्वीपीय नदियां किनकी अपेक्षा, हिमालयी नदियों की अपेक्षा, जैसे कि आप यहां देख भी सकते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। यानी कि जैसे ये हमारा भारत है तो यहाँ पश्चिमी घाट यानी कि इस क्षेत्र से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जो बंगाल की खाड़ी है वह भारत के दक्षिण पूर्व हिस्से के अंदर पड़ती है, यानी कि दक्षिण पूर्व भाग, यानी कि यहाँ तो जो नदियां हैं। और इसका एक कारण भी है बच्चों, जो पठार है ना दक्षिण का पठार वो पश्चिम की तरफ से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है
और पूर्व की तरफ से नीचे है, यानी कि एक ढलान बनती है। तो उसी ढलान के कारण जो नदियां हैं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। आगे देखते हैं हिमालय की नदियां। पहले हम पढ़ेंगे हिमालय की नदियां, और हिमालय की नदियों में प्रमुखतः हम 3 नदियों की बात करते हैं। एक तो पूरा सिंधु जो नदी तंत्र है, दूसरा गंगा नदी तंत्र, और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये 3 बड़ी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं। तो उनमें पहले मैं बात करता हूं सिंधु नदी तंत्र की। तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है, यानी कि हिमालय से हुआ है। जैसा कि आपको पता है मानसरोवर से ही सतलुज नदी निकलती है और मानसरोवर से ही सिंधु नदी निकलती है। ये ऐसे है बच्चों जैसे कि ये भारत देश है, भारत से होते हुए पाकिस्तान के अंदर जाती है और अरब सागर में मिल जाती है। तो ये कहां से निकली? तिब्बत के पठार यानी कि मानसरोवर से या तिब्बत से। तो तिब्बत से निकलकर भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र से होते हुए यह भारत से बाहर पाकिस्तान में चली जाती है। तो आगे देखते हैं कि सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठान कोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। यानी कि ये आई बच्चों सिंधु नदी, और यहाँ अलग अलग स्थानों से निकलती हुई 500 जो नदियां अन्य 4 नदियां आकर मिल जाती है पाकिस्तान के मिठान कोट में। और इन 5 नदियों के कारण ही एक क्षेत्रफल का नाम बना था। आपने नाम सुना होगा पंजाब। बच्चों पंजाब का मतलब है 5 नदियों की भूमि, उसी के नाम से पंजाब का नाम पड़ा है। तब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर ये नदियां तो भारत से बाहर पाकिस्तान में मिल रही हैं, तो फिर उसे पंजाब क्यों कहा गया? तो आपको मैं बता दूं बच्चों, विभाजन से पहले भारत एक था, यानी कि विभाजन से पहले की अगर मैं बात करूं तो ये 500 नदियां भारत के पंजाब में ही मिलती थी। आज पंजाब का 70% भाग पाकिस्तान के अंदर है और पंजाब का 30% भाग जो है वो भारत के अंदर है। तो वो नदियां तो मिलती पाकिस्तान में ही है, पर अब वहां नाम बदलकर क्या कर दिया गया, उसका मिठान कोट कर दिया गया है। आगे देखते हैं, इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है, जैसा कि मैंने आपको बताया दक्षिण की तरफ होगी, और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। यानी कि पाकिस्तान के कराची के अंदर यह अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु जल समझौता। अब देखो बच्चों इसकी क्या बात है सिंधु जल समझौता की। तो सिंधु जल समझौते का मतलब है बच्चों कि देखो भारत से होकर जा रही है और पाकिस्तान में जा रही है, तो भारत और पाकिस्तान ने मिलकर एक समझौता किया और उस समझौते के तहत इन नदियों का जो जल था उस जल का बंटवारा किया। यानी कि इन नदियों का, अगर मैं आपको सिंधु जल समझौते के बारे में बताऊं तो इसका मेन मतलब है कि सिंधु नदी का जो जल है इस नदी के जल का 80% पाकिस्तान उपयोग करेगा, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे थे यह भारत के सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होकर पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। यानी कि यह जो नदी वो अधिकतम पाकिस्तान के अंदर ही बहती है, इसीलिए इस नदी के ऊपर जो ज़्यादा हक हुआ वो पाकिस्तान का हो चुका है। यानी कि इस नदी के 80% का जो जल है 80% जो जल है उसका उपयोग करेगा पाकिस्तान और 20% जल का उपयोग कौन करेगा? भारत। इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। अगर मैं भारत की बात करूं तो इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। यानी कि अलग अलग नहरों के माध्यम से, जैसे कि मैं आपको बता दूं भारत के पंजाब और हिमाचल बॉर्डर पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा, जैसे कि बच्चों ये जो भाखड़ा बांध है ये तो पड़ता है पंजाब में, और ये जो नांगल बांध है ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, और इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है भाखड़ा नांगल बांध। और इसी बांध से एक नहर निकाली गई है जिस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, और यह इंदिरा गांधी नहर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से होते हुए आगे बढ़ती है। यानी कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के अधिकतम क्षेत्रों में जो सिंधु नदी तंत्र का जो जल था वो पहुंचाया जाता है किसकी सहायता से? इंदिरा गांधी नहर की सहायता से। आगे देखते हैं सुंदरवन डेल्टा। बच्चों यह बंगाल के अंदर है, यानी कि अगर मैं भारत के दृष्टिकोण से देखूं तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश इन दोनों की बॉर्डर के ऊपर पड़ता है सुंदरवन डेल्टा, जहां अपनी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में जाकर मिलती हैं, वहां बनता है सुंदरवन डेल्टा। यानी कि एक ऐसा पानी जहां बहुत सारी वनस्पति एक साथ उपज रही हैं।
तो सुंदरवन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी पादप, बच्चों इन पादपों का नाम है सुंदरी पादप, जो कि जलोदभिद पादप हैं। जलोदभिद यानी कि ऐसे पादप जो रात दिन पानी में ही रहते हैं, यानी कि अगर आप उन्हें पानी से बाहर निकाल के कहीं लगाने का प्रयास करोगे तो वो नहीं लगते, से लिया गया है। और सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है, और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है बच्चों, ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु भी है। तो ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा में। और भारत के दृष्टिकोण से देखूं तो सुंदरवन डेल्टा कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल के अंदर, यानी कि पश्चिमी बंगाल के अंदर। देखो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं बात करूं सिंधु नदी की, तो ये देखो जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया था कि मानसरोवर यानी कि तिब्बत के पठार से निकलती है और भारत के लद्दाख व जम्मू कश्मीर से होते हुए, और ये देखो बच्चों इस तरह पाकिस्तान के कराची के अंदर यह अरब सागर में मिल जाती है। अब मैं बात करूं बच्चों इसकी सहायक नदियों की, तो यहाँ देखो बच्चों इसकी सहायक नदियों में है झेलम, व्यास, रावी, सतलुज, और ये यहाँ सारी पांचों नदियां इस जगह मिली है पाकिस्तान में आकर। और पाकिस्तान में जहां ये पांचों नदियां आकर मिलती है, इस स्थान को बोला जाता है मिठानकोट। जैसे कि देखो अब ये जो पूरा क्षेत्र है बच्चों, इस पूरे क्षेत्र को बोला जाता है पंजाब। पंजाब यानी कि 5 नदियों की भूमि। तो आप देख सकते हो, अगर मैं उन 5 नदियों की बात करूं तो वो 5 नदियां कौन कौन सी थी? सिंधु, झेलम, सतलुज, रावी और व्यास जो नदी है, ये इन 5 नदियों के संगम से ही पंजाब का नाम क्या पड़ा है? पंजाब। अब देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं गंगा नदी तंत्र की, तो यहां देखो गंगा 2 अलग अलग नदियों से मिलकर बनती है देवप्रयाग में आने पर, और देवप्रयाग से यह चलती है। ये देखो बच्चों गंगा, और गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, और अंततः यह आकर मिलती है बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश के अंदर आने के बाद यह सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। अब मैं बात करूं इसकी सहायक नदियों की, तो ये देखो बच्चों कोसी, गंडक, घाघरा, शारदा, इस तरफ से बात करूं तो यमुना नदी, और यहाँ से सोम नदी, ये बच्चों इसकी कुछ क्या है? सहायक नदी। तो आप देख सकते हो कैसे एक पूरा तंत्र फैला हुआ है। और सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के जो बीच का जो ये क्षेत्र है, ये बच्चों काफी, इसे दाऊब क्षेत्र कहते हैं, ये काफी उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ की, क्योंकि बच्चों ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, ऊपर उठा होने के कारण कुछ नदियां इस तरफ गई और कुछ नदियां इस तरफ चली गई, और यहाँ आता है थार का मरुस्थल। आगे देखते हैं, जैसे कि आप इसके अंदर सभी नदियां देख सकते हैं। अगर मैं दक्षिण भारत की नदियों की बात करूं तो यहाँ देखो बच्चों महानदी, अगर यहाँ मैं बात करूं तो नर्मदा, तापी, गोदावरी, पेनगंगा, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा, कावेरी नदी। तो ये बच्चों सारी की सारी नदियां हैं। कुछ नदियां अपने बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, तो कुछ नदियां अरब सागर में गिर रही हैं। तो ये सारा हमारा नदी अपवाह तंत्र है, और इस अध्याय के अंदर आपने इसे ही पढ़ना है। तो आइए देखते हैं, अब मैं बात करता हूं गंगा नदी तंत्र की। गंगा नदी तंत्र, अब देखो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ 2 धाराओं के, यहाँ 2 अलग अलग धाराएं हैं, और इन 2 धाराओं के मिलने से बनती है मेरी गंगा नदी। जैसे यहाँ देखो एक धारा इस तरफ से आ रही है और एक धारा इस तरफ से आ रही है, और ये जो स्थान है बच्चों ये है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में आने के बाद गंगा नदी क्या कहलाती है? गंगा नदी कहलाती है। तो गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है, तथा अलकनंदा उत्तराखंड के, देखो ये तो है अलकनंदा और ये है भागीरथी, और ये दोनों आकर कहाँ मिली? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान के बाद यहाँ से ये सम्मिलित रूप से बहेगी, और इस स्थान में या इस सम्मिलित रूप से जब नदी बहती है तो इसे क्या कहते हैं? गंगा नदी। और हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, यानी कि हरिद्वार वो पहला स्थान है जहां गंगा नदी जमीन पर उतरती है, पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर कहां आती है? जमीन पर आती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकार में गंगा बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, जैसा कि मैंने देखा इसके अंदर अपने देख सकते हैं, ये देखो बच्चों यमुना जो थी
ये देखो बच्चों, यमुना यहां से चली और यहां आकर गंगा में मिली। तो सबसे बड़ी सहायक नदी भी है बच्चों। अगर मैं इसके गंगा नदी के राइट साइड दाईं ओर से अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी सहायक नदी भी इसकी कौन सी है? यमुना। ऐसे ही घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। तो ये कुछ क्या है बच्चों, इसकी सहायक नदी बोली जाती है। यानी कि ऐसी नदी जो खुद अपना पानी समुद्र या अंतिम स्थान तक नहीं पहुंचाती, किसी बड़ी नदी की सहायता लेती हैं। जैसे कि इन सभी का पानी इकट्ठा करके गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है, इसीलिए इन नदियों को गंगा नदी की क्या बोला जाता है? सहायक नदी। तो उनमें प्रमुख कौन कौन सी थी? यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। इसके अलावा भी बच्चों छोटी छोटी और भी बहुत सारी नदियां हैं। जैसे कि एक सोन नदी आ गई, यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। जैसे कि आप देखो, यहां आपको मैं दिखा देता हूं। ये देखो बच्चों, इस स्थान की अगर मैं बात करूं, ये देखो यहां इस जगह गंगा नदी थी, ये रही बच्चों, ये गंगा नदी है और ये है यमुना नदी। तो बिल्कुल इसके समानांतर चलती है और जिस स्थान पर आकर मिलती है, यानी कि ये जो स्थान है ये मेरा क्या हो गया? इलाहाबाद, या आज इसका नाम क्या है? प्रयागराज। तो ये कहां आकर मिलती है? प्रयागराज या इलाहाबाद में आकर मिलती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं बाकी नदियों की, तो ये देखो बच्चों, यहां से आई घाघरा, गंडक, कोसी, तो ये देखो यहां ऊपर नेपाल है, तो ये सारी आती है नेपाल हिमालय से। उत्तरी यहां पे देखो बाढ़ आने का कारण ही इन नदियों के कारण यहां इस जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में क्या आती है? बाढ़ आती है। यानी कि बिहार के क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती है। क्योंकि बच्चों मिट्टी अपने साथ जो मिट्टी लेकर आती है, नदी जो अपने साथ मिट्टी लेकर आती है वो जलोढ़ मृदा होती है और उसके कारण जो वो भूमि होती है वो काफी उपजाऊ होती है और उसके ऊपर एक अच्छी कृषि प्राप्त की जा सकती है, अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। और अब मैं बात करूं अगर प्रायद्वीपीय भारत की, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रायद्वीपीय जो भारत है वो बच्चों पश्चिम की ओर से ऊपर उठा हुआ है और पूर्व की ओर से थोड़ा नीचे है, इसलिए एक ढलान बन गई। इसलिए आपने देखा होगा अधिकतम जो नदियां थी वो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही थी। जैसा कि मैं आपको दोबारा बता देता हूं, ये देखो बच्चों, यहां अगर मैं नदियों की बात करूं तो नर्मदा और तापी को अगर मैं छोड़ दूं, जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं महानदी की, तो ये देखो बच्चों प्रायद्वीपीय नदियों की अगर मैं बात करूं तो महानदी कैसे जा रही है? पश्चिम से पूर्व। ऐसे ही अगर सिर्फ नर्मदा और तापी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर अरब सागर में आती है। इसके अलावा ये देखो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी नदियां बच्चों किस तरफ जा रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। क्योंकि ये जो हिस्सा है ना भारत का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है और ये थोड़ा नीचे है, तो आप देख सकते हो अगर ऐसी एक ढलान है तो जो पानी है वो हमेशा ढलान की दिशा में ही चलेगा। तो अब मैं बात करता हूं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की। तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन। अच्छा, अगर अब मैं बात करें अपने गंगा की जो प्रायद्वीपीय पठार से, यानी कि नीचे से जो नदियां निकलती हैं उनके अंदर जो प्रमुख थी चंबल नदी। बच्चों चंबल नदी सीधी जाकर गंगा नदी में नहीं मिलती। ये चंबल नदी जो है बच्चों, चंबल और बेतवा, ये जाकर मिलती है यमुना के अंदर और यमुना जाकर इलाहाबाद में मिलती है गंगा से। सोन नदी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, इसकी एक सहायक नदी सोन नदी भी है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं, इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है अगर मैं इन नदियों की बात करूं तो, क्योंकि ये हिमालय से नहीं निकल रही हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। देखो बच्चों, गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी भी है। देखो बच्चों, दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो तो है बच्चों गंगा। पर अगर मैं अपोहा क्षेत्र की दृष्टि से देखूं, यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो ज्यादा पानी लेकर चलती है, तो फिर बच्चों हमारा आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोनों बातों का ध्यान रखना। अगर आपसे लंबी नदी का पूछा जाए तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। पर जब आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अपोहा क्षेत्र, यानी कि सबसे ज्यादा पानी लेकर कौन सी नदी चलती है, तो फिर बच्चों वो है ब्रह्मपुत्र नदी। जैसे कि अभी अपने बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की।
ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जैसे कि मैंने आपको कहा था सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तीनों हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के, देखो बच्चों ये भी मानसरोवर झील से ही निकलती है, तो मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर 7757 मीटर जो ऊंचा है, ये एक बच्चों शिखर है, नामचा बरवा नाम से उसकी बात कर रहे हैं, के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश के गोर्ज से बनती है। जैसे कि अपने बच्चे देखते हैं, ये देखो बच्चों यहाँ अगर मैं ब्रह्मपुत्र की बात करूं, जिसे अपने सांगपो कहते हैं, अगर मैं तिब्बत की बात करूं तो तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। और ये देखो बच्चों भारत के साथ साथ चलते हुए ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में अचानक एक यू आकार बना रही है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में आती है और असम से बहते हुए बांग्लादेश में चली जाती है और इस तरफ से आई हमारी गंगा, और ये दोनों आपस में मिलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो यहां देखो बच्चों, जैसा कि अपनों ने बात की, आगे देखते हैं अपने। अब मैं बात करता हूं प्रायद्वीपीय नदियों की। प्रायद्वीपीय नदियां यानी कि दक्षिण भारत की जो नदियां उन्हें क्या कहेंगे अपने, प्रायद्वीपीय नदियां। और इनमें सबसे पहले मैं बात करता हूं नर्मदा की। जैसे कि आपने देखा था नर्मदा और तापी यही दो नदियां थी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही थी। बाकी जितनी भी नदियों की मैंने बात की सभी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही थी। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है। नर्मदा का प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र है। यानी कि बच्चों यह मध्य प्रदेश की मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी, यानी कि एक मैकाल पर्वत श्रेणी है पूरी और उसमें एक चोटी है अमरकंटक, तो इस अमरकंटक चोटी से निकलती है नर्मदा नदी और यहां से होते हुए यह गुजरात व महाराष्ट्र से होते हुए अरब सागर में गिरती है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र क्या था, तो नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र है बच्चों मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ये निकलती कहां से है, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है, मैकाल पर्वत से। और मैकाल पर्वत की कौन सी चोटी से निकलती है, तो अमरकंटक चोटी से निकलती है। नर्मदा विंध्याचल पर्वतमाला एवं सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच भ्रंश घाटी में चलती है। देखो बच्चों ऐसे करके दो पर्वतमालाएं हैं, जो ऊपर की पर्वतमाला है वो है विंध्याचल पर्वतमाला और जो नीचे की पर्वतमाला है ये है बच्चों सतपुड़ा पर्वतमाला। और इन दोनों पर्वतमालाओं के बीच में चलती है कौन सी नदी, नर्मदा नदी। और इसकी दिशा क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर। कहां से चली, मध्य प्रदेश से। उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र से होते हुए कहां मिल जाती है, अरब सागर में। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। आगे देखते हैं तापी नदी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था नर्मदा और तापी ये दो ही नदियां ऐसी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की होते हुए भी ये किसमें गिरती है, अरब सागर में। बाकी प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां लगभग सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर यह अन्य महत्वपूर्ण नदी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। देखो बच्चों अगर मैं बात करता नर्मदा की, तो नर्मदा कहां से निकली थी, मध्य प्रदेश के मैकाले पर्वत की अमरकंटक चोटी से। पर जबकि मैं बात करता हूं तापी की, तो तापी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। दोनों का स्थान अलग अलग हो गया। यह 724 किलोमीटर लंबी है और 65,145 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बहती है। यानी कि इसका जो टोटल अपवाह जो क्षेत्र है वो कितना है, 65,145 किलोमीटर। इसके लगभग 79% घाट महाराष्ट्र में है और मध्य प्रदेश में 15% और गुजरात में शेष 6% यानी कि इसका भी जो अपवाह क्षेत्र है वो क्या क्या हो गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। जैसे नर्मदा भी इन 3 जिलों में, इन 3 राज्यों में बहती है, वैसे ही तापी भी इन 3 राज्यों के अंदर बहती है। अब मैं बात करूं बच्चों गोदावरी की। अब ये जितनी भी नदियों की बात करूंगा बच्चों वो हमेशा सारी की सारी कैसे जा रही हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जैसा कि आपने देखा भी था। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक जिले की त्र्यंबक पहाड़ी से होता है।
यानी कि महाराष्ट्र के अंदर से, यानी कि महाराष्ट्र से इसका जन्म हुआ और अन्य जिलों, अन्य देशों, अन्य राज्यों से होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यह, अगर मैं बात करूं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। ऐसे अगर अपने बात करें भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जैसा कि अपनों ने पहले भी देखा था, भारत की सबसे लंबी नदी थी गंगा नदी, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत की गंगा या वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा ये नाम मैंने क्यों दिया, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। और इसका उद्गम कहां से होता है बच्चों? तो इसका उद्गम होता है नासिक जिले की त्र्यंबक पहाड़ी से। कहां से होता है? नासिक जिले की त्र्यंबक पहाड़ी से। महानदी, बच्चों महानदी यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के पास से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपने पानी का निर्वहन करने के लिए उड़ीसा के माध्यम से चलती है। यानी कि इसका उद्गम स्थल कौन सा हुआ? छत्तीसगढ़। इसका उद्गम स्थल क्या हुआ? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में भी कहां? छत्तीसगढ़ का रायपुर जिला। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के क्षेत्र से यह निकलती है और छत्तीसगढ़ के बाद अगर मैं बात करूं तो यह उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। यह 851 किलोमीटर लंबी है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैलता है। यानी कि इस नदी के द्वारा जो जल या इस नदी का जल का जो उपयोग किया जाता है या इसकी जो धाराएं हैं अलग अलग, वो कुल 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। कुछ नौकानयन इस नदी के निचले जलमार्ग में किया जाता है। इस नदी का 53% जल निकासी घाट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में निहित है और 47% उड़ीसा में निहित है। यानी कि जहां से ये जल बनना प्रारंभ होता है, जहां से ये निकलती है, तो उस स्थान पर अगर मैं बात करूं तो इसका अधिकतम यानी कि 53% जल जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। यानी कि इस नदी के अंदर जो जल भरण जो क्षमता है वो अधिकतम कहां है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और बाकी कहां है? उड़ीसा के अंदर। अब मैं बात करता हूं बच्चों कृष्णा नदी की। अभी तक हमने प्रायद्वीपीय भारत की सबसे पहले हमने पढ़ा था नर्मदा नदी के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा तापी नदी के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा गोदावरी नदी के बारे में, उसके बाद हमने देखा महानदी के बारे में, और अब हम बात करेंगे कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है। महाबलेश्वर, अच्छा बच्चों ये महाबलेश्वर कहां है? महाराष्ट्र के अंदर। यानी कि कृष्णा नदी का उद्गम कहां से है? महाराष्ट्र से। महाबलेश्वर से होता है। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी कौन सी थी? गोदावरी नदी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कृष्णा नदी। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। तो आप देख सकते हैं बच्चों कितने राज्यों के अंदर से निकल रही है। जैसा कि आपको पहले भी बताया मैंने, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से इसका उद्गम है। महाराष्ट्र के बाद ये जाती है कर्नाटक में, कर्नाटक से तेलंगाना में, तेलंगाना से आगे आंध्र प्रदेश में, और वहां बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और अगर इसकी मैं सहायक नदियों की बात करूं, बच्चों सहायक नदियों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वे नदियां जो सीधी जाकर समुद्र में नहीं मिलती और जो अपना जल है किसी बड़ी नदी के माध्यम से समुद्र तक पहुंचाती है, तो उन छोटी नदियों को क्या कहा जाता है? सहायक नदी। तो ऐसे ही कृष्णा की अगर मैं सहायक नदियों की बात करूं तो वो है भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, वरना, पंचगंगा, घाटप्रभा, दूधगंगा, मालप्रभा और मूसी नदी। बच्चों ये जो मूसी नदी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हैदराबाद शहर का नाम सुना होगा, जो तेलंगाना की राजधानी भी है। जो हैदराबाद है ना बच्चों, वो मूसी नदी के किनारे ही बसा हुआ शहर है। तो ये मूसी नदी, मालप्रभा, घाटप्रभा, दूधगंगा, भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, वरना, पंचगंगा, ये सारी जितनी भी नदियां हैं सारी किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। और मूसी नदी के किनारे कौन सा जिला है? हैदराबाद। आगे देखते हैं कावेरी नदी।
कावेरी बच्चों कर्नाटक राज्य है। अभी अपने कृष्णा की बात की, कृष्णा कहां से निकल रही थी? महाबलेश्वर पहाड़ियां। महाबलेश्वर पहाड़ियां कहां थी? महाराष्ट्र के अंदर। पर अगर मैं बात करूं कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिण भारत की है एकमात्र नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है। तो इस अध्याय के प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां 12मासी नदियां, यानी कि उनके अंदर 12 महीने पानी बना रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में 12 महीने पानी नहीं रहता। इसका कारण भी मैंने आपको बताया था। और अब मैं अगर बात करूं तो प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? कावेरी नदी। यानी कि एक ऐसी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी भी है और इसमें 12 महीने तक लगातार पानी रहता है। और अगर इसकी सहायक नदियों की मैं बात करूं तो लक्ष्मण तीर्थ, कंबिनी, सूर्णावती, भवानी, अमरावती, हेरंगी, हेमावती, सिमसा नदी, ये इसकी क्या है? कुछ सहायक नदियां। सहायक नदियां यानी कि ये अपना जल किस में आकर मिलाती है? कावेरी नदी में आकर मिलाती है। कावेरी नदी कहां से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है। बच्चों कर्नाटक से निकलती है, उसके बाद तमिलनाडु में जाती है और तमिलनाडु से जो तमिलनाडु का पश्चिमी जो तट है, पूर्वी जो तट है, वहां बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती है। तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। जलप्रपात यानी कि झरना। झरने देखे होंगे बच्चों, जब पानी ऊपर से गिरता है तो उसकी बात कर रहे हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। यानी कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। अगर कोई आपसे पूछे बच्चों कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात है और वो कहां है? कावेरी नदी पर है। ये जो जलप्रपात है, तो जलप्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। तो आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको पिछले अध्यायों के अंदर बता रखा है कि कैसे जल के द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं। अब मैं बात करता हूं बच्चों झीलों की। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर। ये बच्चों कुछ विश्व के नक्शे की अगर मैं बात करूं तो विश्व के अंदर अगर एशिया की बात करूं तो एशिया के जो नक्शा है उसके अंदर पाई जाती है कैस्पियन, रूस के कुछ हिस्से के अंदर आती है मृत सागर और अरल सागर। ये हमारे भारत के ऊपर जो तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो देश है वहां ये पाई जाती है कैस्पियन, मृत सागर और अरल सागर। तो ये बच्चों काफी साइज में, देखो झील का मतलब होता है बच्चों जिसके चारों तरफ मिट्टी हो, यानी कि स्थल भूमि हो, और बीच में क्या हो? पानी हो। तो ऐसे स्थान को झील कहा जाता है। पर इनका स्थान काफी बड़ा है, यानी कि पानी जो भराव चित्र काफी बड़ा है, तो इसलिए अपने आप में ये समुद्र की तरह लगती हैं। और वो कौन कौन सी आ गई? कैस्पियन सागर, मृत सागर और अरल सागर। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? जब कई बार क्या होता है, नदियां इस तरह चलती है सर्प की तरह। मान लो नदी ऐसे चल रही है, जब यहां बहुत ज्यादा मिट्टी इकट्ठा होगी नदी के द्वारा तो यह अपना रास्ता बदल लेती है, तो यहां पानी इकट्ठा हो गया। तो ऐसी जो झीलें बनती है उन झीलों को क्या कहा जाता है? गोखुर झील कहा जाता है। स्पिट तथा बार यानी कि रोधिका की बात कर रहा हूं मैं, तटीय क्षेत्रों में लेगुन का निर्माण करते हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे कि समुद्री अगर मैं किनारों की बात करूं तो जब कई बार बड़ी बड़ी लहरें आती हैं तो लहरों के द्वारा पानी दूर तक पहुंच जाता है, बीच में स्थल है, तो समुद्र के कारण, जब लहर के कारण उस समुद्र का पानी कहीं दूर एक स्थान पर इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाता है तो उन झीलों को कहा जाता है लेगुन झील। और भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील की बात करूं तो वो कौन सी है? चिल्का झील, जो कि ओडिशा राज्य के अंदर है। यह एक क्या है? लेगुन झील है। लेगुन झील है, जैसे कि चिल्का झील। पुलिकट झील जो है बच्चों ये केरल के अंदर है, और ऐसी है कोलेरू झील। तो ये कुछ क्या है अपने झीलों के उदाहरण है। कैसी झील? लेगुन झील। और मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में, जैसा कि आपको पता है बच्चों हिमालय के अंदर जो नदियां निकलती हैं वो या तो वर्षा का पानी लेकर चलती हैं, या जो वहां हिम है यानी कि जो बर्फ है, तो बर्फ के पिघलने से जो नदियां चलती हैं, तो वहां सबसे बढ़िया मीठे पानी का स्रोत है। तो ये जो झील है, जैसे कि वुलर झील, वुलर झील हमारे जम्मू कश्मीर में है, तो ये कैसी है? मीठे पानी की झील है।
जम्मू तथा कश्मीर की वुल्लर झील, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जो कि क्या है, एक मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और इसी झील से झेलम नदी निकलती है, भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। ये बच्चों कुछ झीलें जैसे भीमताल, नैनीताल, लोकटक, भीमताल और नैनीताल उत्तराखंड के अंदर है, डल झील जम्मू कश्मीर के अंदर है, लोकटक झील जो है वो मणिपुर के अंदर है। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर यानी कि भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर बनाई गई है। देखो होता क्या है, जब बांध बनाया जाता है तो बहुत सारे पानी का बहाव किया जाता है, यानी कि पानी को इकट्ठा किया जाता है, तो वो भी एक झील की तरह लगता है। तो वहां जो पानी इकट्ठा हो रहा है उसको नाम दे दिया गया गुरु गोविंद सागर झील, जो कि एक क्या होगी, कृत्रिम झील भी होगी, क्योंकि इसका निर्माण प्रकृति द्वारा नहीं किया गया, इसका निर्माण मानव ने खुद किया है। जैसे कि आप देख सकते हो बच्चों, ये है लोकटक झील और ये है वुल्लर झील, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब मैं बात करता हूं राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की। गंगा कार्य योजना के क्रियाकलापों का पहला चरण 1985 में आरंभ किया गया एवं इसे 31 मार्च 2000 को बंद किया गया था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति ने गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा की तथा गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आवश्यक सुझाव दिए। इसका योजना को देश के प्रमुख प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत लागू किया गया। इसका मतलब है बच्चों कि नदियों के रखरखाव के लिए एक राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना बनाई गई, जिससे कि जो नदियों में प्रदूषण की जो मात्रा बढ़ रही है उसको कम करने के लिए अपने सुझाव दिए गए। और जैसे कि आपको पता है जो गंगा नदी है भारत की राष्ट्रीय नदी है, तो राष्ट्रीय नदी में प्रदूषण के स्तर को कैसे कम किया जा सकता है, इन सब चिंताओं को यहां जाहिर किया गया था। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया और विस्तृत राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में अब 16 राज्यों की 27 नदियों के किनारे बसे 152 शहर शामिल हैं और इसका योजना के तहत 57 जिलों में प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य किया जा रहा है। क्योंकि इसके नजदीक में बच्चों जितने भी शहर बसे होंगे उन्हीं शहरों के कारण कहीं ना कहीं हमारी नदियां प्रदूषित हो रही हैं, तो उन शहरों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ये कार्य किए जा रहे हैं। प्रदूषण को कम करने वाली कुल 215 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। अभी तक 69 योजनाएं इस कार्य योजना के तहत पूरी हो चुकी हैं। इसके अंतर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को रोककर उसकी दिशा में परिवर्तन करके परिष्करण करने का लक्ष्य रखा गया है। परिष्करण यानी कि उस दूषित जल को शुद्ध करने का कार्य किया गया है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय के अंदर हमने भारत के अपोहा प्रणाली के बारे में जाना, हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के बारे में जाना, जिसके अंदर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में देखा, और एक थी हमारे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जिसके अंदर हमने नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के बारे में जाना। तो अब हम मिलते हैं हमारे अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।